आमंत्रित करता हूँ। स्वतांग जी, आपका स्वागत है। और आज की चर्चा में जो हमारे बीच में हमारे 10-11 वर्ष साथी उपस्थित हो चुके हैं, बाकी और जुड़ रहे हैं। तो इस चर्चा को शुरू किया जा सकता है। आपका हम धन्यवाद अभिषेक। सादर आमंत्रित करते हैं आपको। आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि सभी लोग आपका चेहरा भी देख सकें। जी, स्वतांग जी। धन्यवाद अभिषेक जी। और आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं श्वेतांग गुप्ता, जैसा अभिषेक जी ने बताया, मैं नागपुर में बेस्ड हूँ और पिछले 25-30 साल से उद्यमिता के क्षेत्र में मैं इधर उधर में काम कर रहा हूँ। और मेरा सफलता और असफलता का बहुत बड़ा अनुभव रहा है और मैं कई सारे एंटरप्राइजेस को क्रिएट किया हूँ। और स्टार्टअप्स, जो आज का प्रेजेंट स्टार्टअप है, उस इकोसिस्टम में भी मैंने जो है 2 वेंचर्स किए। तो इसके ऊपर लंबा अध्ययन, अनुभव और करके देखने के बाद जो मुझे समझ में आया कि आज के इस युग में सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो है ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसीलिए जो टावरी साहब का और आप लोगों का जो आज का टॉपिक है, ऑर्गेनाइजिंग द अनऑर्गेनाइज्ड, तो ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक जी भी जिसकी शुरुआत कर रहे थे स्टार्टअप वगैरह के बारे में, तो बात यह है कि आज के डेट में भारत में 85% लोग अनऑर्गेनाइज में काम कर रहे हैं और 15% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। दोनों में इतना बड़ा अंतर हो गया है कि आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता और लिखाता है तो कोई भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करना चाहता है, सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र की क्षमता व्यापार में उनकी उनकी जो शक्ति है और क्षमता है इतनी बढ़ रही है और धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का प्रयोग और प्रभाव नए नए क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। और जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज सेक्टर कदम रख रहा है, वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों को दिक्कतें शुरू होती चली जा रही हैं। मतलब आज आप देख लीजिए रिटेल के सेक्टर में, आज आज आप जितने छोटे टीवी वाले, वॉशिंग मशीन वाले, रेफ्रिजरेटर वाले, जो कई पीढ़ियों से हर शहर में अपने काम धंधे को अच्छी तरीके से कर रहे थे पिछले 7-8 सालों में, आज धीरे धीरे उनके दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए हैं और वो किसी तरीके से अपना रोजगार चला रहे हैं। किसी भी सेक्टर को लेके देखिए, जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज सेक्टर अपना कदम रख रहा है, वहां पर जो पहले छोटे मतलब ठीक ठाक उस शहर के सम्मानित लोग काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपने काम को में मतलब उनके प्रॉफिटेबिलिटी कहिए, बिजनेस कहिए, सब डाउन होता चला जा रहा है। आप यहाँ तक देखेंगे कि हॉस्पिटल और डॉक्टर पे जैसे प्रोफेशन में भी ये सारी चीजें आ रही है। कहने का मतलब ये है कि हर सेक्टर में जहाँ पे भी ऑर्गेनाइज सेक्टर आ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसके मुकाबले कहीं नहीं टिक पा रही है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि अगर आपके घर में कोई बच्चा एमबीए किया, इंजीनियरिंग किया, अच्छा से अच्छा पढ़ाई लिखाई करके अगर वो घर पे आता है, तो आपके पास कितनी भी अकल हो, बुद्धि हो, पैसा हो, अगर वो आईआईटी से भी करके आया, अपने घर में आके सोचे कि हम कुछ कर लें, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। या तो उसको किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करनी होगी, किसी बड़ी संस्था में नौकरी करनी होगी, सरकार में नौकरी करनी होगी, या कोई एक ऐसा स्टार्टअप में काम करना पड़ेगा जिसको पैसे इन्वेस्टर के आने हैं। तो अब आपको एक चीज और समझनी होगी कि स्टार्टअप और बाकी के एंटरप्राइज में क्या अंतर है। हम लोग जब बात करते हैं कि भाई स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया में सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई 10 लाख 20 लाख की, उससे कुछ नहीं होना है। क्योंकि स्टार्टअप और सामान्य बिजनेस का अंतर यही है कि स्टार्टअप उस सोच के साथ बिजनेस करता है, शुरू करता है कि वो एक दिन बहुत वैल्यूएशन बड़ा करेगा और उसको बाजार से पैसा लेना है। तो वो
बिजनेस के गेम में नहीं है, वो वैल्यू क्रिएशन के गेम में है। तो ऐसे में वैल्यू क्रिएशन के प्रोसेस में जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आते हैं वो बहुत खतरनाक इन्वेस्टमेंट होते हैं। वो उस इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने के लिए पैसे डालते हैं और कंपटीशन को किल करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो अपनी जब जगह बना लेते हैं तो अपने मनमाने तरीके से अपना पैर फैलाते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। आपको पता होगा अमेजोन अपने स्थापना के 21 वर्ष बाद पहली बार प्रॉफिट अर्न किया था। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि एक हम विलेज की बात करें, तालुका की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हम कोई भी बिजनेस वेंचर शुरू करें, हमारा किस्मत तब तक साथ देगा जब तक कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर हमारे कंपटीशन में नहीं आया है। जिस दिन हमारा कंपटीशन किसी ऑर्गेनाइज प्लेयर से होगा, हमारे बिजनेस को खत्म होने में शायद 1 साल भी नहीं लगेगा। तो ये चीज को समझते हुए हमको एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे हमारा देश का भविष्य किस तरीके से जो है इसमें काम करेगा, इसको इसके ऊपर हमने बहुत मतलब के लिए हमको हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर की सारी स्ट्रेंथ को, मतलब अगर आज हमको कोई भी एंटरप्राइज क्रिएट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइज सेक्टर अपना स्वॉट एनालिसिस करना होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से हमारा स्ट्रेंथ में कितना मिसमैच है। उनके पास पैसा अथाह है, उनके पास स्किल, नॉलेज बेस्ट है, उनके पास सारा टेक्नोलॉजी, सारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, मैनेजर्स, एक्सपीरियंस उनके पास बेस्ट है, उनके पास स्केल है, उनके पास चैनल है, वो अपने प्रोडक्ट को कहीं तक भी बेच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरीके से उनके पास जो ताकत है वो एक इंडिविजुअल की तुलना में बहुत बड़ी ताकत है। शुरू करें हम। आज अगर आप बात करो कि भाई एक नागपुर में, वाराणसी में, कानपुर में कोई पढ़ लिख करके कोई आदमी आता है और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है तो उसके लिए 10-20 हजार रुपए कमाना, मतलब अपना मजदूरी करके, अपना समय दे करके, अपना स्किल दे करके 10-20 हजार रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। वहीं पे वो अगर बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे में किसी कंपनी में काम करता है तो उसको लिए 1,50,000 रुपए की नौकरी बहुत, मतलब उसके लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, 8 घंटे अपना समय देना है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का हिस्सा है। तो ऐसे में जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की स्ट्रेंथ है उसको हमको मैच करना पड़ेगा विद अदर थिंग। तो इसीलिए मैं अभी एक विषय पे हमारा वर्किंग चालू है, उस पे हम कुछ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब हमारा रेडी हो गया है, लेकिन उस पे प्रोग्राम शुरू करने का हमारा अ, योजना बन चुकी है, जिसका नाम है CBAM, कोलैबोरेटिव बिजनेस आर्किटेक्चर मॉडल। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो कुछ एक प्रयोगों की बात करें तो कोलैबोरेशन के कुछ सक्सेसफुल मॉडल कौन कौन से हुए अपने देश के, उसको देखेंगे। और कई सारे फेल्ड भी मॉडल्स हैं, उसको भी देख रहे हैं, और इन सब चीजों का रिसर्च से निचोड़ बनाकर कोलैबोरेटिव बिजनेस आर्किटेक्चर मॉडल किस तरीके से है। जैसे हमारा सामने सबसे सक्सेसफुल उदाहरण रहा है अमूल का। अमूल में हमने देखा है किस तरीके से छोटे छोटे गांव में सोसाइटीज बना करके पशुपालन, मिल्क कलेक्शन का काम हुआ, फिर तालुका लेवल पे एक बड़ी यूनिट बनी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल्क यूनियन बना, उनके बड़े प्लांट हुए, और स्टेट लेवल पे एक फेडरेशन बना जिसके पास ब्रांड आया अमूल।
तो आज अमूल एक ब्रांड जिसके पास कोलैबोरेशन और संगठन की इतनी बड़ी ताकत थी कि वो उन लोगों की मेहनत और उन लोगों की इक्विटी के दम पे आज इंडिया का टॉप 3 एफएमसीजी ब्रांड में से एक ब्रांड है और बहुत सारे वैल्यू एडिशन कर रहा है। लेकिन अमूल जैसे बहुत सारे मॉडल इस देश में नहीं है। अगर हम बात करें पिछले 75 साल में, तो 75 भी मॉडल हमारे पास कोलैबोरेशन के सक्सेसफुल नहीं रहे, जबकि कोऑपरेटिव पे इतना बड़ा डिपार्टमेंट बन गया। तो अमूल, लिज्जत पापड़, ये पास के सक्सेसफुल मॉडल हमारे सामने रहे हैं। लेकिन पिछले पिछले 10 सालों में मित्रों, ये जो है कठिनाई और बढ़ चुकी है, क्योंकि 10 साल में, मतलब पिछले 10 साल में जो बदलाव आए हैं, जब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया है और हर क्षेत्र में इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं, तो छोटे छोटे मतलब लोगों के लिए रास्ता और मुश्किल होता चला गया। तो पिछले 75 सालों में से 60 सालों में उतनी कठिनाई नहीं थी, लेकिन पिछले 15 साल में अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ब्रांड बनाना, बिजनेस करना, इसकी चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। तो समाधान है कोलैबोरेटिव बिजनेस मॉडल का। हमने आज से 15-20, करीब करीब 22-23 साल पहले वर्धा में ग्राम दूत शुरू किया था। ग्राम दूत एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहाँ पे कोलैबोरेशन का एक बढ़िया जो है फॉर्मूला बना, जहाँ पे कि हमारी कंपनी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम आपके पूरे कंप्यूटर का रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन करेंगे अपने कॉस्ट पे, सरकार से एक पैसा नहीं लेंगे, और इसको गांव गांव में सेंटर खोल करके लोगों को सारे डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फीस पे देंगे। सोच बहुत ज्यादा था, कुछ करने का नहीं थी कि हम हर गांव में एक सेंटर खोल सके, जहां पे उस समय 2002 में एक गांव में एक सेंटर पे 1 लाख रुपए का खर्चा था, और हमको 200 से भी अधिक गांव में एक जिले में सेंटर खोलने पे। तो उस समय फिर समझ में आया कि अगर हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जो गांव में अगर कोई व्यक्ति अपना सेंटर खोलता है, अपना कंप्यूटर लगाता है, तो जो हम इन्वेस्ट कर रहे थे उसकी जगह वो इन्वेस्ट करता है, और वो वहां पे काम करता है, तो उसको जो भी हमको अर्निंग आती है उसके साथ हम शेयर कर, पास फाइनेंसर के पास नहीं जाना है। उसको भी एक बना बना रेडीमेड बिजनेस मॉडल मिलता है, गांव में पटवारी उसके ऑफिस में बैठता है, उसका भी सम्मान बढ़ेगा। इस तरीके से एक सिनर्जी आई, जिसमें कि हमने करीब करीब 150-200 गांव में इस तरीके से फ्रेंचाइजी योजना बनाई, और इससे एक पूरे देश में पहली बार गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज कंप्यूटराइज हुई। और 5 साल 6 साल तक इसको हम लोगों ने जो है अपने दम पे चलाया। हमारा 15 साल का एग्रीमेंट था, उसमें गौरी साहब उस समय योजना आयोग में एडवाइजर थे। उन्होंने हमारे को जो है बहुत, इसके बाद इस योजना को हम लोगों ने कई मंथ पहले, उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी थे आर चंद्रशेखर साहब, बाद में वो सेक्रेटरी बने, और आर चंद्रशेखर साहब ने इस मतलब स्कीम को, इस प्लान को पूरा समझा। हमारे साथ कई बार इंटरेक्शन हुआ, उनकी टीम वर्धा में आई। बाद में उन्होंने भारत सरकार की कॉमन सर्विस सेंटर, इसी पैटर्न पे उन्होंने 5 लाख सेंटर इस देश में चल रहे हैं, और लोगों को कुछ भी रहता है, कोई भी सरकार से काम रहता है, सीधे सीएससी में जाते हैं। उनका बहुत सेंटर है, तो ये पकड़ के चले कि 5.5 लाख कम से कम परिवार इस सिस्टम से चल रहे हैं। तो ये कोलेबोरेशन का एक बहुत जबरदस्त, लेकिन ये इसके लिए पूरा सिस्टम, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म, सारी चीजें बनानी पड़ी। अब आपको एक पिछले 2-3 साल में एक और बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, जिससे कि हमारा इस मॉडल में विश्वास बढ़ रहा है, और ये लग रहा है कि अगर हमने कहीं पे भी बिजनेस मॉडल बनाना है, तो पहले कोलैबोरेशन का एक आर्किटेक्चर तैयार करना पड़ेगा। अगर वो तैयार होगा, और उसको, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को समझना है, और उसको हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे समय आने पर, तो वो आर्किटेक्ट अगर तैयार होता है, उस आर्किटेक्ट से अगर हम लोग जो है कोलैबोरेशन में जो अलग अलग एंटिटीज हैं, उनके साथ विन विन प्रोपोजिशन पे अगर प्रॉपर
हमारा कोलेबोरेशन का मॉडल स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ गवर्नेंस, इसका मतलब ये हो गया कि उसी चेंज करने वाली बॉडी आए, और वो वरना और वहां पे पॉलिटिक्स आई, जिसकी वजह से ये बहुत सारे जो है दिक्कतें हुई, और जो अमूल मॉडल है पूरे देश में वो सफलता नहीं पा पाया, क्योंकि वहां पर कुछ इंडिविजुअल ईमानदार लीडरों ने उसकी कमान संभाली थी, बाकी लोगों में वो बात नहीं थी। तो इन सब चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के हिसाब से अगर हम एक प्रॉपर एक आर्किटेक्ट क्रिएट करें, और उसमें सारे मिसिंग लिंक्स, जैसे कैपिटल कहाँ से आए उसकी हम लोग ने व्यवस्था की है कि लोकल एंजल आए, बिजनेस मॉडल कहाँ से कौन सा रहेगा, प्रॉफिट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहाँ से आएगी। तो जो जो कॉरपोरेट और ऑर्गेनाइज सेक्टर की ताकतें हैं उसको अगर हम किसी तरीके से जोड़ करके इकट्ठा करते हैं तो हम एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 85% लोग देश के काम कर रहे हैं, उनकी कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है ही है, जो जो इनकी वीकनेस है, लेकिन जो इनकी स्ट्रेंथ है वो हमारी वीकनेस है, हमको उस पर काम करना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, और अगर हमने काम नहीं किया तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि आने वाले समय में एआई की वजह से वैसे ही बहुत सारे जॉब से लोग निकाले जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ करके इस तरफ आने पे मजबूर हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी अपने आप को अगर अच्छी तरीके से तैयार करता है तो फिर हम इसमें बहुत एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सारे फंक्शनल एरिया, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे ब्रांडिंग है, चाहे स्केल की बात है, चाहे फाइनेंस की बात है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की बात है, हर चीज के लिए जो है हम लोगों को इस मॉडल में प्रावधान करना पड़ेगा ताकि हम उनके साथ कर सकें। तो इसके लिए जो मैं अपनी बात खत्म करके फिर चर्चा शुरू करूंगा कि ये मॉडल को लागू कौन करेगा, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत आसान बात है कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांध दो तो चूहे जब जब भी बिल्ली आएगी भाग जाएंगे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इस तरीके का क्लस्टर, इस तरीके का आ, ये कौन बनाएगा? वैसे अब मैं बीच में एक उदाहरण भी आपके सामने, और जिससे हमारा जोश बढ़ा है वो उदाहरण भी आपके सामने रखता हूँ। आप सभी लोग ने ओला और उबर का तो नाम सुना ही होगा। ओला उबर इतना पॉपुलर हो गया है, लेकिन आपको आप में से जो लोग बैंगलोर में हैं या बैंगलोर गए हैं उनको शायद पता हो, तो बैंगलोर में एक इसी तरीके का कोलैबोरेटिव मॉडल है नम्मा यात्री। आज के डेट में बैंगलोर में वो उसने ओला और उबर को बीट कर दिया है। ओला उबर अपने मॉडल में 25 से 30% कमीशन और बहुत सारे पेनाल्टीज का प्रावधान करके ड्राइवरों का शोषण कर रहे थे, और कस्टमर को भी राइड्स महंगी पड़ रही थी। आज बेंगलोर में इसी तरीके से असंगठित क्षेत्र के लोग आपस में संगठित होकर के उन्होंने एक ऐप बनाया नम्मा यात्री, और उसमें उन्होंने वो सारी चीजों को रिमूव किया जो उनका शोषण करते थे। क्योंकि ये इनका खुद का प्लेटफॉर्म, तो ये ओला उबर से भी अच्छी सर्विस खुद देने लगे। आज बेंगलोर में ओला उबर को इन्होंने बहुत बहुत समझिए बड़े मार्जिन से मात किया है नम्मा यात्री ने, और उसको 5 शहरों में स्केल कर रहे हैं। तो ये उदाहरण भी समझना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एआई आने वाले समय में बहुत हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच का गैप फुलफिल करती है। लेकिन हमारे को बिजनेस मॉडल, सहयोग, कोलैबोरेशन ये कैसे हो, ये एक बहुत कठिन विषय है। इसीलिए अच्छा एक और बात है कि आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले बिजनेस या व्यापार में सफल होना हमारी हिम्मत और जोश के ऊपर निर्भर करता था। अब ये सिर्फ जोश का मामला नहीं है, सिर्फ इमोशंस का मामला नहीं है, अब ये एक टेक्निक बन गया है। और एक इसमें हमें लगता है कि जिस प्रकार से एक बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट जो रहता है और प्लानर्स रहते हैं,
वो अब बड़े बड़े टाउनशिप्स बनवा लेते हैं, क्योंकि आज छोटे से फ्लैट बनाना और बड़े से टाउनशिप बनाना में जो डिफरेंस है, उस लेवल का स्किल उनके अंदर रहता है आर्किटेक्ट्स में। तो उसी तरीके से कोलैबोरेटिव बिजनेस के प्रवर्तक जो होंगे, वो बिजनेस के आर्किटेक्ट्स होंगे, जिनको ये पता रहेगा कि किन अलग अलग कंपोनेंट से ये जो है वेंचर तैयार होगा, और उस कंपोनेंट में जो लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं, कैसे उनका रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरीके से अगर हम आप जैसे अगर समझदार लोग इस तरीके के बिजनेस को फॉर्म करने के लिए एक आर्किटेक्ट की भूमिका अगर करेंगे, तभी वो मॉडल एंड टू एंड, उसमें आने वाली सारी चुनौतियों को पहले से समझना है, दिक्कतों को पहले से समझना है, लीडरशिप के इशू होंगे, एथिकल इशू होंगे, इंटीग्रिटी के इशू होंगे, तो वहां पे प्रॉपर मेंटर, ऑडिटर और मतलब एक ऐसे मतलब रोल की जरूरत रहेगी जो उस बिजनेस को एक सही दिशा पे देगा। तो हमें मतलब इस तरीके के कोलैबोरेटिव मॉडल को सफल बनाने के लिए हमें अपने एटीट्यूड में, अपने सोच में और अपने जो लोकतांत्रिक हमारा जो व्यवहार है उसमें भी परिवर्तन लाएंगे, तब जाके इस तरीके का मॉडल सक्सेसफुल होगा और आने वाले समय में भविष्य में हम यहाँ की जो आज की चुनौतियां हैं उसको हम फेस कर पाएंगे। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जो प्रेजेंट हमारा माइंडसेट है, प्रेजेंट काम करने का तरीका है, हम बातें कितनी भी कर ले कि हम एक्टिवाइजेशन कर सकते हैं, रिसोर्सेस खाली पड़े हैं उसमें हम लोगों को जोड़ सकते हैं, बट मैं आपको बताऊं कि अगर अगर हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा, हमारा फ्रेमवर्क प्रॉपर नहीं होगा, हमारा विन विन प्रोपोजिशन प्रॉपर नहीं होगा, हमारा स्ट्रेंथ अगर हमारा मैच नहीं करेगा, हमारा ब्रांड बनाने में कमजोरी रहेगी, ट्रस्ट बनाने में कमजोरी रहेगी, मार्केटिंग में कमजोरी रहेगी, तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शायद हम अपने सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी भर का काम कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर इंडस्ट्रीज नहीं आ गए तो मजदूरी सिर्फ खेतिहर आपको मजदूरी दे सकता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसका इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हमको लोग तैयार करने पड़ेंगे, मॉडल बनाना पड़ेगा और मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। ये मेरी प्रस्तावना है, और आने वाले समय में जैसे ही हमारा इस पे हमारा चूंकि वर्किंग प्रोग्रेस है और महीने भर के अंदर हमारा इसको लेकर एक टेक्स्ट बुक भी तैयार हो रहा है, जिसको हम चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से ये जो है, जिनको भी एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसको पहले एक बार समझें सारा, आप सिस्टम समझें, प्रोसेस समझें, चुनौतियां समझें, अवसर समझें, और क्या हम कर सकते हैं इसको समझेंगे, तभी इसमें आगे हम बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा आज का स्टार्टिंग मतलब हमारा एक एड्रेस था। इसके बाद हम इस पे आगे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शतांक जी। आपने बहुत कम समय में और बहुत गहरी बातें बताई हैं। तो मैं ही शुरुआत करता हूँ पहले इससे। देखिए, ये जो कोलोबरेटिव मॉडल है, इसी पर शायद हम लोग ब्लॉक एडॉप्शन, विलेज एडॉप्शन का ये प्रोग्राम चला रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनिशियल लेवल पे है, तो अभी टेस्ट एंड ट्रायल का पीरियड है। अब टेस्ट एंड ट्रायल का पीरियड है, तो इसमें कुछ चीजें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की कि ये चल सकती हैं, और कुछ आइडेंटिफाई की कि ये नहीं चल सकती। कुछ चीजों पे ऑटोमेशन किया जा सकता है, कुछ चीजों पे नहीं किया जा सकता है। सेक्टर वाइज और सर्विसेज वाइज और एरिया वाइज भी उसको टेस्ट किया जा रहा है। और फिर सबसे जो डिफिकल्ट होता है वो होता है चेंज मैनेजमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट में मैन मैनेजमेंट और मशीन मैनेजमेंट और ऑटोमेशन, ये सारी चीजें हैं जो आने वाले समय के चैलेंज हैं, और चीजों को कैसे व्यवस्थित करना है, कोलैबोरेटिव मॉडल में कैसे चलाना है। अब कोलैबोरेटिव मॉडल में भी इतने सारे फेल हो गए, तो वो कारण क्या हो गए, तो उसके कारण पे अगर हम जाएंगे, कोऑपरेटिव फेल हो गई तो उसके कारण पे जाएंगे, तो हमें पता चलता है कि वही बेसिक चीजें हैं। हमारे बीच में अनुपम जी भी जुड़े हुए हैं, कोऑपरेटिव के विशेषज्ञ हैं, नालंगे जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी कोऑपरेटिव के विशेषज्ञ हैं।
तो जब कोलैबोरेशन की बात आ रही है, सहकार की बात आ रही है, सहकारिता की बात आ रही है, एथिक्स की बात आ रही है, मॉरल की बात आ रही है, ह्यूमन की बात आ रही है, वैल्यूज की बात आ रही है, ये सारी चीजें इसमें जुड़ने वाली हैं। और टेक्नोलॉजी तो जुड़ेगी ही, और मार्केटिंग तो जुड़ेगी, ब्रांडिंग तो जुड़ेगी, और बाकी सारी चीजें एक कंप्लीट इकोसिस्टम, एक नया इकोसिस्टम जो करंट इकोसिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा, और आने वाले समय के जो चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस करता हुआ होगा। वो कुछ इस तरह का बनने वाला है, या उस तरह के बनने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि गलत बात हो जाएगी, मैं समय चोरी करूंगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि बारी बारी से सभी साथी इस विषय पे अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुभाष नालंगे जी को बुलाऊंगा, और ये जो आज का विषय है, CBAM, कोलैबोरेटिव बिजनेस आर्किटेक्चर मॉडल, इस पर अपनी बात रखें, जो आज अनमार्केटेड टू मार्केट, और जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज के सिलसिले में हम लोग बात कर रहे हैं। आदरणीय श्री सुभाष नलंगी। नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं महाराष्ट्र नागपुर से ही बात कर रहा हूँ और आज वर्धा भी जाके आया। तो ये जो बात मैंने भी सारी ध्यान से सुनी, और अभी जस्ट 1 मिनट पहले घर पहुंचा, जर्नी में था। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। हम वही काम कर रहे हैं 30 साल से, लोगों को संगठित करके उनका जो उत्पादन है उसका मार्केटिंग कैसा अच्छा करे, और इसका साधन है हमारे पास कोऑपरेटिव। पहले कोऑपरेटिव थी लेकिन इतनी जोर से नहीं थी। जब अभी कोऑपरेटिव बनाना स्पीड आ गया, पूरे महाराष्ट्र में आ गया, पूरे देश में आ गया, और अमूल जैसे हजारों मॉडल अभी खड़े होने वाले हैं थोड़े दिन में। कुछ मॉडल तो अमूल को ही क्रॉस करने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि इतने उत्पादन क्षेत्र में काम हो रहा है। जैसा संभाजीनगर सिल्लोड में एक मॉडल खड़ा रहा, तो उसने तो 40,000 किसान को कंपनी चालू होने के पहले ही संगठित किया। किसान के गठ बनाए उन्होंने छोटे छोटे। तो उन्होंने दूसरा लुक दिया था उसको, गठ गठ बनाना, शेतकरी उत्पादन गठ, और उनका उत्पादन लेना, और उनको 4 तरह का काम करने को दे देना। ऐसा काम अभी चालू हो रहा है, और उनका मार्केटिंग करके देना, और उनको चाहे तो प्रोसेस भी करके देना, और बाहर भी भेजना है तो बाहर भी भेजना। ऐसे 4 काम हमारे आकाश एग्री सॉल्यूशन ने अभी महाराष्ट्र में चालू किया है। और किसान को, जो उत्पादन कर रहा है किसान या उद्योजक या कोई अभी बड़ी बड़ी गट्स कोऑपरेटिव, तो उनके लिए वो मदद कर रहा है। धन्यवाद। आदरणीय अनुपम जी, ये जो आज का विषय है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, इसमें कोऑपरेटिव और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से क्या हो रहा है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बात शतांग जी ने की, और प्रोसेसेस और सिस्टम्स की बात की, इस पर कुछ विचार रखिए, आदरणीय अनुपम जी। बिल्कुल, सभी को नमस्कार जी। तो जैसा भाई साहब ने बताया, कोई भी शायद चिंतक व्यक्ति होगा, जब वो पर्याप्त चिंतन कर लेगा तो उसे आना अल्टीमेटली कोलैबोरेटिव मॉडल पे ही पड़ेगा। जो वो सब चीज को प्रोज एंड कॉन्स का तरफ का मूल्यांकन कर लेगा, तब उससे ध्यान में आएगा कि भाई साथ मिलके चलना करना, यही एकमात्र जो है ना, वो रास्ता है जो सही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो वर्तमान में कैसा है कोलैबोरेटिव मॉडल पे, जैसे आप विदेशों में देखें तो विदेशों में कोऑपरेटिव्स भी चलती हैं, और कोऑपरेटिव्स के नाम से ही म्यूचुअल्स चलती हैं। उन्हें उन्हें म्यूचुअल्स कहा जाता है, कोऑपरेटिव ना कह के। तो उनका एक्ट दूसरा होता है। समझिए कि जैसे हमारे वहाँ कंपनीज एक्ट में एक FPO का प्रोविजन डाल के
कोऑपरेटिव को बैकडोर एंट्री एक बनाया गया के माध्यम से, ऐसा ही में भी है। वहां पे आप कंपनी स्तर में भी म्यूचुअल नाम लिख और अपना, तो कोऑपरेटिव का उपयोग कर आप वहां पे तरीके का कार्य करते हैं। हाल में भारत खैर नए नए उपक्रम हो ही रहे हैं। सहकार टैक्सी नामक भी एक इंस्टीट्यूशन जैसा नाम की बात। मेरे हिसाब से जिसने जो जिन्होंने नंबर टैक्स फॉर्म बनाया है उनको ही टेंडर मिला है सहकार टैक्स, शायद मेरे को ठीक से नहीं पता। वो आए थे, मेरा वहाँ पे परिचय एक दोस्त था। तो टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाकर फिर ऑपरेटिव में कोशिश करें, लेकिन केवाईसी जो वो ग्रुप ऑफ पीपल को कोलैबोरेटिव में ला पाए, मैं इसका इत्तेफाक ज्यादा नहीं। हमारे वहाँ कैसे आवाज कट रही थी। शतांग जी, अभी जो सुभाष नालंगे जी ने और आदरणीय अनुपम जी ने बातें रखी हैं, इस पे कुछ आप विचार रखेंगे शतांग जी? जी जी, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए, आदरणीय अनुपम जी ने भी और नालंगे साहब ने भी बहुत वैल्यूबल बात कही है कि बहुत सारे काम हो रहे हैं जो जिसके अब हम लोग को देखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका समय आ गया है। मैं इसमें अपना एक बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव रखता हूँ कि किस तरीके से सोच के बदलाव की जरूरत है और किस तरीके के एंटरप्राइजेस और इंटरवेंशंस कैन हेल्प अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर की चुनौतियों को कैसे फेस कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, शहर में छोटे छोटे टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे दुकानदार हैं जो अब नागपुर में जैसे लोटस आ गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट के बड़े बड़े मतलब कस्टमर्स आ गए, तो जितने हर एक एरिया में जो दुकानदार हैं वो मतलब उनका बिजनेस 70-80% डाउन हो गया है। वो क्यों डाउन हो गया है? क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके जो रेट्स हैं वो इतने नीचे हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल है। अगर अगर एक शहर के सभी इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानदारों के एक कॉमन वेंचर क्रिएट कर दिए जाए कि भाई सबकी परचेजिंग एक जगह से हो, और कस्टमर कस्टमर रिटेंशन का काम, यानी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का काम। तो आज जैसे मान लीजिए कोई भी चीज लेना और उसको उसका प्रमोशन करना अगर कॉमन कर दिया जाए, क्योंकि अगर एक एक करके तो ये खत्म हो जाएंगे, जैसे वॉलमार्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ये खत्म हो जाएंगे। अगर इनकी परचेजिंग सोसाइटी क्रिएट हो जाए और उसमें ईमानदारी से आपस में मतलब ईमानदारी से व्यवहार होता है, तो जब एक साथ परचेज होगा, एक साथ इनका जो है ब्रांडिंग होगी, एक साथ मान लीजिए लकी ड्रॉ निकलेगा कि वो आप किसी भी दुकान से खरीदेंगे आपको लकी ड्रॉ मिल जाएगा और बड़ा लकी ड्रॉ होगा। तो कस्टमर रिटेंशन के जितने भी प्रोग्राम है, मैं सिर्फ आपको इसका पहलू बता रहा हूँ, क्योंकि हम अभी जो भी योजना बनाते हैं जुड़ने की आपस में, हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए कि हम कस्टमर को क्या वैल्यू दे सकते हैं। अपने इंडियंस के साथ ये बहुत बड़ी चुनौती है कि हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं, और जो विदेशी कंपनियां हैं वो कस्टमर को रिझाने का उनके पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ब्रांड और ये करके। तो हम लोग अगर उस दृष्टिकोण से एक होकर के अपनी ताकत बढ़ाने का काम करें तो इसे हर क्षेत्र में हर जगह पर इस तरीके का अवसर है। और हमको बिजनेस का जो एक प्रोसेस है उसकी री इंजीनियरिंग करनी होगी, क्योंकि हर जगह स्केल का जो है फायदा लोगों को मिल रहा है, ब्रांड का फायदा मिल रहा है। तो हमारे जो अनऑर्गेनाइज दादा सेक्टर के साथी लोग हैं वो
अपने लालच को कम करके और भविष्य के हिसाब से अगर काम करेंगे। जी सर, मैंने अपनी बात कह दी। जी, बिल्कुल सही बात है। ये वही बात है जो अभी हम लोग जिस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मूल बात यही आ गई कि छोटे दुकानदारों के समूह कारोबार पर आधारित, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक की बात की या अन्य किसी का, उसको बना करके और जॉइंट परचेजिंग, जॉइंट मार्केटिंग, जॉइंट ब्रांडिंग, जॉइंट कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स के माध्यम से हम ये सारी सिचुएशन को एड्रेस कर सकते हैं। एक चीज और है जिस पर अभी कुछ हम लोगों ने प्रोग्राम टेस्ट किए, कुछ हमारे साथ संगठन जुड़े हुए हैं, और अभी एक न्यूज आई थी कि किस तरीके से छोटे दुकानदारों का भविष्य खतरे में है, रिटेल के खास तौर से। इसमें ये बताया गया था कि ये क्विक कॉमर्स के चलते आने वाले शायद 5 सालों में करीबन 25 से 40 लाख दुकानें बंद हो जाएंगी। और यस, 25 से 40 लाख दुकानें बंद होने का मतलब ये है कि 25 से 40 लाख परिवारों के रोजी रोटी पर परिवार। संकट आने वाला है। अब एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि 25 से 40 लाख परिवारों के रोजी रोटी पे संकट आएगा। ये सिर्फ रिटेल की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की बात नहीं कर बिल्कुल रहा। बिल्कुल। और अगर हम जोड़ेंगे तो वो नंबर और भी उससे 10 गुना ज्यादा है। तो करोड़ों लोगों के परिवारों पे ये आने वाला है। जिस तरह से ऑटोमेशन हो रहा है, सप्लाई चेन अच्छी हो रही हैं, और ये लोगों ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी एकदम ठेंगे पे रख लिया है, अपने मनमानी डील कस्टमर्स को देते हैं। ऐसी चीजें, ऐसी डील दे देते हैं कि जो उसकी मतलब कि उत्पादन की बस कॉस्ट से भी नहीं कम है। सकती है। एक जिसको आप सोच भी नहीं सकते, इस तरह की डील दी जा रही। तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर्स को तोड़ करके और बाजार में अपनी मोनोपोली को एस्टेब्लिश करने के लिए, और कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम खड़ा करने के लिए जिसमें कि छोटे आदमी, छोटे दुकानदारों के लिए कोई जगह न बने। तो वाकई एक बहुत बड़ा, एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ जो अभी हमारे मानव इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं आया, और उस दौर में हम जी रहे हैं, और उस दौर में हम बिल्कुल। से गुजर रहे हैं। तो अब इन सबको कोलोबोरेशन के साथ एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन कोलोबोरेशन की प्रॉब्लम क्या है, सहकारिता की प्रॉब्लम क्या है, वो फंडामेंटल कौन से इश्यूज हैं जिनकी वजह से सहकारिता फेल हो जाती है। अब बात यहाँ पर आ जाती है। हम टेक्नोलॉजिकल पार्ट पे नहीं बात करते, हम ये ब्रांडिंग, मार्केटिंग, परचेजिंग और इन सब पे थोड़ी देर के लिए बात स्टॉप करते हैं। वो कौन से रीजन रहे जिसमें पास्ट में भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो इस पर भी बड़ी चर्चाएं हमारी हुई हैं, और उस पे हम क्या लंबी हम बातें करें। लेकिन जब हम कुछ मॉडल बना रहे हैं, कोई आर्किटेक्चर बना रहे हैं, कोई इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, तो इन कंपोनेंट्स को हमें बहुत माइन्यूटली समझना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे इन सब चीजों को जोड़ के और उसको वो डिजाइन करना पड़ेगा। अन्य साथी हैं, अपना हैंड रेस करें, प्रश्न करें। क्योंकि ये जो विषय है ये करोड़ों लोगों की जिंदगी से, करोड़ों लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, आने वाले भविष्य की चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। आर्थिक विषमता की खाई और बढ़ जाए या फिर हम उसको रोक लें, उससे जुड़ा हुआ है, और हमारे मानव समाज के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ये बहुत गंभीर विषय है, और इसकी गहराई को आप लोग समझिए और समझने की कोशिश करिए। जो भी प्रश्न है, विचार है, वो आप रखिए। बारी बारी से आप अपना हैंड रेज करके प्रश्न कर सकते हैं, शशांक जी से या किसी से, या अपने विचार रख सकते हैं। उमेंद्र जी। उमे, जी अभिषेक जी, मैं प्रसन्न नहीं, मैं श्वेतांग जी को साधुवाद देना चाहूंगा, और आपको धन्यवाद कि आपने एक इतने अच्छे बढ़िया इंसान से हमारी आज मुलाकात कराई है। मेरे गले में भी कुछ हो गया। मुझे ये जान अच्छा, 2 मिनट बाद दोबारा बोलूँ। दूसरे साथी अपने को अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। आ, कोई भी साथी अपने को अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। महेश्वरी पांडे जी, महेश्वरी पांडे जी। सभी को नमस्कार। शशांक जी, जो आपने चर्चा करी है कोलैबोरेटिव मॉडल की,
और ऑटोमेशन मोड की, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक टॉपिक मैं अगर रखूं, जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, राज मिस्त्री और राज मजदूरों का, जो दिहाड़ी मजदूर हैं जिनका कोई संगठन नहीं है, तो उस क्षेत्र में हमें घूमते हुए जगह जगह सड़कों पे सुबह मजदूर मंडियां मिल जाती हैं, और उसमें से आधे से ज्यादा घर वापस जाते हैं बिना काम पाए हुए। अब बाकी कुछ काम खोजते हुए लोग आते हैं तो पकड़ के ले जाते हैं। इसमें इस कोलैबोरेटिव मॉडल को कैसे अपनाया जा सकता है, थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत बढ़िया महेश्वरी जी, ये बहुत आपने जो है जो विचार रखा है, एक्चुअली कोलैबोरेटिव मॉडल कहीं पे भी क्रिएट किया जा सकता है। तो कोलैबोरेटिव मॉडल में इस तरीके के जो भी हुनरमंद और हुनरदराज लोग हैं, आप ये समझ लीजिए कि अगर मिलकर चाहें तो एक कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी ये लोग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज कौन कॉन्ट्रैक्टर बनता है? कॉन्ट्रैक्टर वही बनता है जो ठेका लेता है और लोगों के यहाँ पैसे लगाता है। आज अगर ऐसे 10, 20, 25, 50 लोगों का मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, जो जिनके जो ये लोग खुद काम करें और ये लोग खुद उसके सहकारी ठेकेदार हो सकें। किसी भी बिल्डर को काम लेना रहता है तो उनसे पूरा कंस्ट्रक्शन का काम ले सकते हैं, जहां पे भी लेबर वर्क है उसका काम ले सकते हैं, पेंटिंग का काम ले सकते हैं, और अपना खुद का वेबसाइट लेके। तो मतलब अगर इनको इनके साथ हम लोग अगर ये CBAM का आर्किटेक्चर अगर प्लान कर लें और ऐसे किसी समूह के में एक आदमी काम लेने की जिम्मेदारी ले, एक आदमी पैसा इकट्ठा करने की पूंजी की जिम्मेदारी ले, इन लोग करने की जिम्मेदारी ले, तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि शहरों में बहुत सारे ऐसे जो एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं, मजदूर और मिस्त्री की तरह आते हैं और कुछ समय बाद ठेकेदार और बिल्डर बन जाते हैं। मैं ऐसा उदाहरण आपको बताऊं, जैसे बैटरी गलाने का, बैटरी स्क्रैप बैटरी को गलाने का काम बनारस के कुछ जो है गांव में, भदोही के आसपास के गांव के कुछ गांव हैं जहां के लोग पूरे इंडिया में ठेके पर स्क्रैप बैटरी गला के लेड निकालने का काम करते हैं। और अमूमन ये देखा गया कि ये गांव से जो लोग मजदूर बन के जाते हैं, धीरे धीरे वहां पे वो भट्टी के मालिक बन जाते हैं और बड़ा काम पिछले 15, 20, 25 सालों में उस तरीके के गांव के कम से कम 100-200 लोग आज ऐसे हैं जो साल का 1-2 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो बात कह रहे हैं, ये काम करने वालों का एक कोलैबोरेटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, जो बहुत आगे तक जा सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सर, आज तो प्रॉब्लम ब्लू कॉलर के साथ है ही नहीं है, प्रॉब्लम तो व्हाइट कॉलर लोगों के साथ है। मेहनत मजदूरी करने वालों को तो अब कहीं कोई दिक्कत और परेशानी की का समय नहीं है, परेशानी का उनका समय है जिनके पास मेहनत करने की क्षमता नहीं है और हाथ को काला करने का जो है जिनके अंदर मतलब वो है, और जो बैठ के आना चाहते हैं। समस्या असली उनके लिए आने वाले समय में आने वाली है। हेलो उमेंद्र जी। यस, हाँ कुछ थोड़ा बेटर हुआ। मैं कुछ जी। मैं शशांक जी, मैं बस आपको साधुवाद देना चाह रहा हूँ, मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी एंड समय के साथ जो मांग थी पिछले 10-15 सालों में, ये नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जो नए नए लोग आए थे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इस तरह के बहुत सारे लोग, ओला, उबर, आपने सबके नाम लिए, और जिस प्रकार ये जनता से धन का शोषण कर रहे थे तो बड़ा कष्ट हो रहा था। आपसे आज पहली बार मुलाकात है, बाकी इस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स परिचित हैं कि हम लोग कैसा सोचते हैं कि किस प्रकार ये अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। और उसमें अब टेक्नोलॉजी जानने वाले आप जैसे एक्सपर्ट लोग उल्टा भी सोच रहे हैं कि हाँ, इसको पाटा जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। तो मुझे आपके साथ, ग्रुप के साथ देश का भी भविष्य अच्छा दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हमें एक आशा की किरण दी है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद उमेंद्र जी। मैं कुछ साथियों के नाम लूंगा। आदरणीय अलका दीदी,
अरुण तिवारी जी, बलदेव राज सूद जी, कोई भी अपने को अनम्यूट करके प्रश्न रख सकता है। अलका दीदी, अरुण तिवारी जी, प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, बलदेव राज सूद जी, कोई भी। ओम शांति। सभी काम बहुत अच्छा हो रहा है और पता नहीं हमें सबका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। अगर हम अपना शांति से योग के माध्यम से और योग की शक्ति से हमारा काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और किसी से भी हम शत्रुता नहीं लेंगे, तब हमें किसी को भी हमारे प्राय में हमें अपनी स्वतंत्रता रखनी है, लेकिन सभी के साथ सहयोग करने में कुछ ये नहीं है कि जैसे कि बहुत सारे, मुझे तो लगता है 2 पार्टी हमें बहुत मदद कर सकती है। एक है सरकार और दूसरी है आध्यात्मिक संस्थाएं। तो उनके साथ भी हम एक करेंगे तो बहुत ही काम अच्छा हो जाएगा और सभी हमें मदद करेंगे, ऐसा विश्वास है। और हमारा काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छे लोग अपने आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो अच्छा ही है, सब ठीक हो जाएगा। और ये अभी जो किसी ने कहा कि हमें ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें ये सभी कॉर्पोरेट्स और बड़े लोगों के जैसा ऑर्गेनाइज क्षेत्र में जैसा काम होता है, वैसा अगर हम करेंगे तो हमें भी बहुत यश मिलेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसके लिए ऑर्गेनाइज क्षेत्र में से जो लोग हैं, रिटायर्ड हुए हैं और जो भारतीय है, वो भारत के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी बहुत मदद मिल सकती है हमें। तो अच्छा, और हम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे में भी बहुत सारे हैं जिन्होंने ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है। तो हो जाएगा सब। और फिर भगवान हमें मदद कर रहा है, सब मुझे जो लगता है उसके जी, कारण ही सब। धन्यवाद अलका दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके ब्लेसिंग्स का। और हमारे जो अन्य साथी हैं, उनका कोई प्रश्न? बलदेव जी, प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, रंजय सिंह जी, भोलानाथ तिवारी जी, गोपाल प्रसाद जी, जीवन चंद्र त्रिवेदी जी, कोई भी अपने को। हाँ 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 जी, मेरा सभी को प्रणाम। मैं एक्चुअल में बहुत अच्छा बताया इन्होंने, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, ज्ञान की बात है। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा हमको दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं अभी जब भ्रमण मैं गया था अपने उत्तरांचल के भ्रमण पर, तो मुझे वहाँ गांव के लोगों से मैंने संपर्क किया। और संपर्क करने पर वहां पर एक कुछ गरीब तबके के लोग, जिनके पास खेती बहुत कम है और एक एक दो दो गाय हैं, तो मेरे पास कम से कम 25-30 लोग आए और कहने लगे साहब हमारे लिए क्या कर सकते हैं आप। तो हम बड़े असमंजस में पड़ गए, हमने कहा क्या कर सकते हैं। हमने उनको क्या किया, हमने उनको सबको बोला कि समझाया भैया तुम लोग जो है पहले बताओ कितनी खेती है। तो उनके यहाँ बहुत कम खेती है, वो लोग गन्ने का जो वो झाड़ होता है उसको निकाल करके अपनी गायों को खिलाते हैं, और गन्ने वाले जो बड़े फार्मर है वो उनको उस एवज में वो पत्तियां दे देते हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि भाई देखो तुम लोग सब मिल करके समूह बना लो। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। समूह बनाने के बाद मैंने उनसे बताया कि भाई देखो हम इसको समूह बना करके तुमको जो भी मदद होगी कोशिश करेंगे, और तुम्हारी जितनी गायें हैं उसका जो कलेक्टिवली जो परिवार है 25-30, इसमें 8-10-12 गाय जो भी होंगी, गाय और गोमूत्र या उसका जो भी है, उसको हम जैसा यूज होगा उसको करेंगे। फिर हमने वो प्रोसीजर बताया गमले वाला भी। तो वो कहेंगे साहब हम गमला बनाने में लग जाएंगे तो हम गन्ने को छिल नहीं पाएंगे, हमारी गाय क्या खाएगी। हमने कहा तुम गन्ने को ही चलो छिलो, हम उसको भी सोचेंगे कुछ।
तो अब और उसके बाद हमने उनको बताया कि हमने एक फैक्ट्री यहाँ पर बनाई है कोऑपरेटिव के माध्यम से, आपके क्षेत्र के पास ही है मार्केट में। आप एक काम करो कि आप लोग उससे मसाले हम आपको सब भेजते हैं, आप जगह जगह 100 200 300 इस तरह ग्रुप बनाओ और उनको सर्व करो अपने अपने जो पहचान के हैं। तो उनको ये आश्वासन देके मैं चला तो आया और उनके नाम और नंबर भी नोट कर लाया, लेकिन इससे काम बनना नहीं है जब तक कि हमारे पास कोई एक एक्सपर्ट टीम हो और वो हमको बिल्कुल उनको सॉलिड प्रकार से जा करके क्षेत्र में उनके लिए व्यवस्था बनाए, या इसके लिए ट्रेनर कोई एक्सपर्ट हो कोई भी। जब तक हम इस टीम को बना करके, अब हमने अभी 7 जिलों में कोऑपरेटिव बनाई मेहनत करके, उसका कोई हर्ष नहीं है। अब कुछ दिन बाद वो सब भाग जाएंगे क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा उसका। अब हमको आइडिया होता तो हम उसको तुरंत कर लेते भाई। हमने उनको कलेक्ट करके एक जगह बना करके सारी समितियां बना दी 6-7 जगह। अब वो 1 महीने से 1.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं, और अगर हम 15 दिन नहीं और जाते हैं तो उसमें सब भाग जाएंगे, ये सब बेकार की बात कर रहे हैं। तो इसका कोई इलाज निकालिए आप ना। मेरा आपसे ये बिल्कुल अनुरोध है कि इस पर सीरियसली काम करिए, अदरवाइज जो काम हम मेहनत कर रहे हैं ना वो बेकार हो जाएगी। हमने पूरा मेहनत महीने भर 2 महीने लगा करके सारे 6 जनपदों में 15-15 डायरेक्टर की कोऑपरेटिव बनाई जनपद की। अब उनको ब्लॉक में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसको कोई प्रैक्टिकल लेवल पर तो लाना ही होगा ना। उसकी टीम आप बनाए, चाहे 1-2 लोग ही हो, चाहे कुछ भी, उनसे ही पैसा लेके वो जाए वहां, उनका तुरंत काम कर दे। जैसे मैं आज 24 लोगों का नाम लेके आया हूँ, मैं इस विजिट में मैंने कई समूह बना दिए वहां। अब वो समूह अगर मैं 15-20 दिन नहीं करूंगा तो वो बेकार है मेरे मेहनत का, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब ये मेरा निवेदन है, हो सकता है मैं गलत हो रहा हूँ, या मैं इसको, मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या लग रही है मुझे, क्योंकि मेहनत का मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस पर क्या होगा, इस पर मैं जरा आप लोगों के विचार जानना चाहूंगा। जी धन्यवाद उत्पत्ति जी। मैं पिछले जो कुछ कार्यक्रम हुए हैं, जो पिछले जो कुछ काम हुए हैं, उस पे शायद आप जुड़ नहीं पाए। मैं कुछ चीजों को आपको बता देता हूँ कि हम सभी ने ऑलरेडी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और छोटे समूह के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। जितने भी आपने कोऑपरेटिव के लिए लोगों के समूह बनाए हैं, तो उनको भी अभी स्वयं सहायता समूह के तौर पर काम करने का एक खुला वो है, निमंत्रण है कि स्वयं सहायता समूह पे काम करना, या व्यक्तिगत तौर पे कोई काम करना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उस पर वो प्रोजेक्ट बताए, उस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाए, उस प्रोजेक्ट का जो है जिम्मेदारियां संबंधित व्यक्ति को दे दी जाएंगी और वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो ये काम शायद पिछले 10 दिन से हम लोग इसको इस तरीके से आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जैसे अगर कोई गौशाला के कर रहा है तो गौशाला के संबंधित जो उसका प्रोजेक्ट है, जो उसका प्लान है, उस पर चर्चा करके और उसके संबंधित काम संबंधित व्यक्तियों के साथ मिलके, और उसको जो भी आवश्यक ट्रेनिंग और जानकारी है उसके माध्यम से शुरू किया गया। इसी तरह से उत्पादन या फिर वृक्षारोपण या फिर सेवा क्षेत्र या फिर अन्य कोई क्षेत्र, तो ये सर अभिषेक जी, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, आपने जो भी बताया ठीक है, हम सारी स्कीम बता दी, सारा सब कुछ प्लानिंग कर दिया। मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। जो लोग हम हमारा मकसद ये है कि हम जो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो हर जनपद में हमको एक टीम हमारी अगर 2 लोगों की भी हो, चाहे एक ही हो, अब उसके बाद हम मिल के शायद थोड़ा सा हम विषय से भटक रहे हैं। खेलने गई थे, आगे थी। जी जी ओके। थोड़ा सा घर कहाँ जाती है? मैं विषय पे अपनी बात रखूं। हाँ बोलिए। देखिए उप्रेती जी, आपकी मैं भावना और व्यथा को समझ सकता हूं, और आपकी मतलब अर्जेंसी को भी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब गांव में जाएंगे तो अब मैं यहाँ पे एक नया आप लोगों के सामने अपना पक्ष रखता हूं कि इसको किस तरीके से समस्या को देखना है। देखिए, जब भी हम गांव में जाएं, ये मेरी राय है, बाकी आप लोग कैसे कर सकते हैं, और इसमें आगे के लिए भी मदद अगर मेरे से चाहिए होगी तो मैं आप लोगों को बीच बीच में आके अपनी तरफ से जो भी दे सकता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि आज हम स्वयं सेवी संस्था बनाकर उनके कौन से प्रोडक्ट को हम हेल्प कर सकते हैं मार्केट करने में। देखिए, अगर कोई उत्तराखंड में मान लीजिए किसी गांव का प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, उसी के आसपास बेचना है, तो वैल्यू बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। अरे कहीं पे रात में
सर ऐसा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अभी जैसे एक जगह गया, मैं नैनीताल जनपद के। जी मैं हाँ। रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद शशांक जी भी पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, और ओके ओके, ठीक है ये ठीक विषय है। जो मैंने है अपनी बहुत बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि ये मेरी कष्ट मेहनत बेकार इसलिए जा रही हो रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है आपकी तरफ से। मैं यहाँ पे सॉरी टू से, आपने है। ये बात मुझसे शायद जिक्र ही नहीं की नहीं मेरे नहीं पास। नहीं नहीं सर मेरा इतना आप प्रश्न छोड़िए उत्तर दे छोड़िए, दीजिए। आप एक हम बात नहीं करेंगे, अलग से बात करेंगे, क्योंकि सभी लोगों का समय कीमती है। हम अलग से बात करेंगे। मैंने उस बारे में अभी सबके सामने बात नहीं करनी। आ, गोपाल प्रसाद जी, गोपाल प्रसाद जी, गोपाल अभिषेक प्रसाद जी, जी। अभिषेक जी, मैं भी कुछ 2 लाइन जोड़ना हाँ, चाहता सीक्वेंस से मैं बुला रहा हूँ, सीक्वेंस से। तो गोपाल हूँ। प्रसाद जी का पहले है। गोपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? गोपाल जी नहीं सुन पा रहे हैं। आदरणीय ब्रिगेडियर राजा हेलो। राम जी। हेलो। हाँ, गोपाल जी बोलिए। मेरा आज का विषय महत्वपूर्ण है, और जो हमारे मुख्य वक्ता ने अपना विचार व्यक्त किया है, तो मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। लेकिन मैं इस क्रम में बस यही कहना चाहता हूँ कि मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो एक मुख्य धुरी है, वो है कोऑर्डिनेटर की। वो है जस्ट लाइक प्लेसमेंट सर्विस। मेरा अपना सुझाव है कि हम लोगों के संगठन को प्लेसमेंट का भी रोल अदा करना पड़ेगा। बिना उसके समस्या का समाधान नहीं है। केवल और केवल वेबसाइट बना देने से या मोबाइल ऐप बना देने से, और वो दैट इज नॉट सफिशिएंट। इसलिए कि आज भी हमारा जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो अशिक्षित जनता है, वो इस टेक्नोलॉजी का लाभ लेने में सक्षम नहीं है। तो उसके लिए आज मैं जब देखता हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, पूर्वी दिल्ली के मंडावली क्षेत्र में, तो यहाँ कम से कम 4 जो है वो मजदूरों की मंडी है। हाँ, तो वो जो श्रम का जो बाजार है, उसको जो मैं देखता हूँ तो मेरी आत्मा बहुत आहत होती है। इतने सारे मजदूर सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उसमें से मुश्किल से 10 से 20% को ही एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है, और बाकी जो लोग हैं वो निराश होकर चले जाते हैं। तो जिसकी बातें अन्य वक्ता ने भी कही थी, और उप्रेती जी ने भी मेरे बात को लगभग उन्होंने कहा है। तो असली चीज ये है कि एक कोऑर्डिनेटर, ऐसा कोऑर्डिनेटर जो डाटाबेस बनाने में मदद करे। और जैसे हम लोग अगर कोई मोबाइल ऐप बनाते हैं नियोजन के पर्पज से या प्लेसमेंट के पर्पज से, चूंकि हमें पता है कि इनका एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, जहाँ श्रम का नियोजन होना है उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और इन मजदूरों का डेटाबेस बना करके जहाँ जिसकी जो डिमांड है, नीड है, उसको वहां रिप्लेस करना, ये आज की बड़ी आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं भी हैं, बहुत चुनौती भी है, और ये रोजगार का जो एक प्रमुख संकट है, जिसका निदान सरकार के पास भी नहीं है। क्योंकि सरकार इस दिशा में केवल वो प्लान बना देती है, एग्जीक्यूट करने में उनको परेशानी है। एग्जीक्यूट तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होता कि एक जो कोऑर्डिनेटर है, जो सारे हर एरिया में जाए, जहां जहां इस तरह के मंडी है, वहां पर एक कैनोपी लगा करके एक रजिस्टर मेंटेन करे, वो डाटाबेस मेंटेन करे, और उस डाटाबेस को फिर मोबाइल ऐप में डाले, और देन आफ्टर वो टाइम टू टाइम उसको फोन द्वारा सूचित भी करे। तब जो है मेरे को, और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेशन की आवश्यकता है। जो ये अनएम्प्लॉयड और असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको स्किल्स, चूंकि स्किल्स मजदूरों की मार्केट में डिमांड है, अनस्किल्ड का नहीं। तो इसलिए इसमें स्किल्स वाला भी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको भी, उनके साथ भी हमें कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। और वो फिर तब जो है वो जो बाजार है, बाजार की जो मांग है, उसके अकॉर्डिंग हम वो श्रम बल मुहैया करा पाने में सक्षम होंगे। इससे जो कंपनियां हैं उनसे भी हमें लाभ मिलेगा, और प्लस में
जिन मजदूरों का हम रोजगार दे पाने में सक्षम होंगे तो उनका भी हमें ब्लेसिंग्स भी मिलेगा और उनके घर में धन्यवाद चूल्हा भी गोपाल जी। जलेगी। बस इतनी सी बात। धन्यवाद गोपाल जी। ब्रिगेडियर साहब। हेलो, हाँ साहब, सभी को नमस्ते। काफी अच्छी बातें हुई है। मेरे पास ना तो कोई क्वेश्चन है ना ज्यादा सजेशन है, पर ये 2-3 लास्ट में क्वेश्चन आए हैं, उस विषय में मैं 4-5 वर्ड कहना चाहता हूँ। सहयोगात्मक जो मॉडल की आप बात कर रहे हैं, उनमें आपने बता ही दिया है कि हितधारकों की पहचान, जो हमारे नालंगे साहब भी कर रहे हैं कि पहले हमारे मेंबर की पहचान ठीक से हो, लक्ष्य का निर्धारण और संचार और समन्वयता में जरूरी है, और साझा जिम्मेवारी होती है। अभी इसके लाभ आप सब जानते हैं। बेहतर संचार, बढ़ी हुई उपलब्धता और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा भी ये समूह कर सकता है, और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। लेकिन जो ये 2-3 क्वेश्चन आए, इनके तरीके क्या हैं? हितधारकों की नियमित बैठकें और समस्या को सुनना और सोल्व करना, कार्यशालाओं व प्रशिक्षण की अरेंज करना, संचार माध्यमों का भी उपयोग करना, और नियमित समीक्षा। तो जो सजेशन दे रहे थे उपाध्याय जी, ये इनसे शायद कुछ सॉल्यूशन मिले, और उनमें जो स्पेशल सेपरेट करने की जरूरत है, या उन्हीं में से जो हमारा कोऑपरेटिव का प्रेसिडेंट है या जो और उस पे, उसको इन बातों का ध्यान रखे तो परहैप्स आपस में ही मिलके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा ऐसा मेरी कुछ समझ में है। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। अन्य कोई साथी, क्योंकि अभी केवल 10 मिनट बचे हैं हमारे उसको, कोई साथी जो अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं नाम लेता हूं जो कुछ साथी बच रहे हैं। मदन मोहन जी, प्रतीक जी, प्रीति जी, शशांक जी, सुमेर सिंह जी, उमेश जी, आप में से कोई भी कोई नमस्कार जी। जी जी मदन जी। हाँ, मैं आपका उद्बोधन सुन नहीं पाया, शायद लेट ज्वाइन किया। अच्छा है, प्रयास अच्छी दिशा में हो रहे हैं। यदि हम सब मिलकर संगठित होकर निस्वार्थ सेवा भावना से काम करेंगे तो ईश्वरीय ताकत जो है हमको सफल बनाएगी। और यह बात भारत के संविधान में पैरा 73-74 में लिखी है कि हम लोकल जो है लेवल पर अपने डिसीजन ले सकते हैं, और हमारे डिसीजन जो है पार्लियामेंट से भी ऊपर मान्य होंगे। तो इसी बात को मानते हुए हम लोकल संगठित होकर काम करें। और इस पे एक ही बात कहूंगा, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। जब हम एक्ट लोकली करेंगे तब हम जो है विश्व को दिखा सकेंगे कि हम वाकई में जो है कुछ करने लायक हैं, बोलने लायक नहीं। थोथा चना बाजे घना वाली बात नहीं होगी। हम संगठित होकर लोकल लेवल पर एक्ट करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद मदन मोहन जी। अब 3 हमारे जो साथी हैं जो इस विषय को अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, उनको मैं बारी बारी से आमंत्रित करूंगा। पहले मैं सुभाष नालंगे जी को आमंत्रित करूंगा, फिर श्री अनुपम जी को आमंत्रित करूंगा, और आखिरी में सब चीजों का समाप्त करने के लिए श्री शशांक गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा। संक्षेप में सभी लोग इस विषय को कंक्लूड करें। सबसे पहले आदरणीय सुभाष नालंगे जी। सुभाष नालंगे जी। सुभाष नालंगे जी शायद उनका कनेक्शन चला गया है। आदरणीय अनुपम जी, ये जो अभी चर्चा हुई है इसमें क्या चीजें हैं जिन पे हम लोग आगे लेके बढ़ सकते हैं? आदरणीय अनुपम जी। जी भाई साहब, मेरा इफ इन केस कनेक्शन चला जाए तो मेरे को माफ करिएगा। तो कोलैबोरेशन देखिए एक ऐसा टर्म है, आप अगर कंपनी को भी ढंग से समझें तो वो भी एक कोलैबोरेटिव ही मॉडल है। उसमें भी आप अन्य शेयर होल्डर्स को ही आमंत्रित करते हैं। फर्क कहाँ आ जाता है एक कोलैबोरेटिव मॉडल में और एक पूंजीवादी मॉडल में? वो एक बेसिक चीज है। क्या कोऑपरेटिव किस प्रिंसिपल पे चलता है? वो प्रिंसिपल है 1 पर्सन 1 वोट। कंपनी किस प्रिंसिपल पे चलता है? वो है 1 शेयर 1 वोट। तो वहां पे पैसों की अहमियत है, व्यक्ति की नहीं।
कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव मॉडल में व्यक्ति की अहमियत है, पैसों की बाद में है। शायद कोई भी चिंतनशील मनुष्य होगा तो वो पहली जब वो बहुत सोचेगा, ठीक है पैसों की एक नीड होती है, लॉन्ग टर्म में व्यक्ति की नीड पैसों से पहले आती है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट फेल क्यों हो रही है, फेल क्यों हो रही हैं। तो जैसे मैं पीछे कह रहा था, कोऑपरेटिव से शायद अपेक्षाएं ज्यादा हैं, क्योंकि हम या तो फिगर्स नहीं जानते या रिसर्च नहीं कर रहे हैं। आप स्टार्टअप सेक्टर में देखेंगे तो 90 to 95% का फेलियर रेशियो है। ऐसी कंपनीज जो अपनी 1000 दिन की साइकिल्स पूरी करती हैं वो 1-1.5%, 2% के आसपास होती हैं। बाकी सारी कंपनीज उससे पहले ही डाई आउट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूंजीवाद का ही लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है, उसका भी लाइफ साइकिल बड़ा नहीं है। हर बिजनेसेस के अपने संघर्ष हैं, अपने चैलेंजेस हैं। कोऑपरेटिव के लाभ ज्यादा हैं। और कैसा मॉडल है, समिति शब्द हमारे वहाँ ऋग्वेद में आया है। संगठन मंत्र बोलते हैं समानो मंत्रा समिति समानी। तो वो ऋग्वेद ने एक तरीके से आदेश दिया है आपको कि आप लोग किस तरह अपना जीवन यापन करें। वो एक सहकारिता का ही मॉडल हो सकता है। मैं इतनी बात कह के अपनी बात खत्म करूँ। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। अभिषेक जी, मेरा नेटवर्क चला गया था। जी जी हाँ, तो जी मैं अभी ये आपने आज जो चर्चा हुई इसमें मुझे ये लगता है कि कोऑपरेटिव, जैसे अभी सहकार भर्ती वाले ने बोला कि सहकारिता 95% फेल हो रही है। तो क्यों हो रही है? तो सिलेक्शन गलत हो रहा है। कोऑपरेटिव जो क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? तो सिलेक्शन गलत हो रहा है। और गोपाल प्रसाद जी को क्यों लेबर का प्रॉब्लम दिख रहा है? तो उन्होंने सही लेबर ढूंढा ही नहीं। तो ये इसके जड़ में जाना चाहिए, क्या स्थिति है आज। और आपने भी एक सवाल किया था कि 40,000 किराना दुकान, स्टेशनरी दुकान बंद होने वाले हैं। ये बंद हुए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही लोग मॉल में जाके काम करेंगे, क्योंकि मॉल वाला कहीं आकाश से लोग पैदा करके नहीं लाएगा, वो वही अनुभवी लोग लाएगा। हमारे नागपुर में अभी लोग दुकान बंद करके मॉल में जा रहे हैं तो उनको ज्यादा आमदनी हो रही है, कमाई, क्योंकि दुकान में बहुत प्रॉब्लम है। दुकान में माल रखना, बैंक का लोन, ये वो, तो मॉल में वो पैसे कमा रहे हैं। अच्छे लेबर पैसे कमा रहे हैं, जो कोई काम के लेबर नहीं, वो ठेले पे जाके खड़े रहते और टाइम पास करना चालू कर देते कि 2 गुना मजदूरी मांगते, 4 गजा मजदूरी मांगते और वही रुक जाते हैं। हमारे आइला नगर में रोज 1000 लेबर आते हैं, वही है 1000 रुपए रोज दे दो, कि 200 रुपए रोज चल रहा है, वो 1000 रुपए मांगेगा तो कौन लेके जाएगा उसको? शाम तक वही रोना रहता है वो। तो ये दुनिया में चलता ही रहेगा। इसलिए सही लोग सही काम करेंगे और सही लोग सही देश चलाएंगे, और बाकी लोग ऐसे ही रोते दिखने में नजर आएंगे। और इनका रोना कभी बंद नहीं होगा ये जन्म में, और अगले जन्म में भी इनका यही काम चालू रहेगा। आप सुबह से शाम तक क्या काम कर दिया, इसका आप हिसाब दे दो ना। सहकारिता का मॉडल खड़ा करना है तो आप अच्छी तरह से काम करो, घूमो मत, बैठ बैठ के काम करो। और बैठ बैठ के कैसा काम होता है वो देखो आप। हम अभी 5 दिन जलगांव में बैठे, अभी 5 दिन नागपुर में बैठे, बैठकर ही सारे काम कर रहे ना। पंजाब का काम किया, हरियाणा का काम किया, राजस्थान का काम किया। नेशनल कोऑपरेटिव के 10 डायरेक्टर थे, अभी 17 डायरेक्टर कर दिए एक 6-7-8 दिन में, और वो भी अच्छे चुन चुन कर काम करने वाले। आपने को अमोल ने कौन से लोग लिया? अमोल ने अच्छे लोग लिया, गलत लोग एक भी नहीं दिख रहा। मैं गुजरात से 88 से जाता हूँ, गुजरात से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, मैंने देखा अमोल ने क्या किया। अमोल ने अच्छे लोगों को ही सहकारिता में शामिल किया, गलत लोगों को उन्होंने भी हकाल दिया है मेरे सामने। तो ऐसा करेंगे तो अभिषेक जी सबको रोना पड़ेगा। आप पहला इनका ट्रेनिंग ले लो। अगर किसी को कोऑपरेटिव का नॉलेज देना है, किसी को लेबर के बारे में बोलना है, तो पहला लेबर का उनको ट्रेनिंग दे दो। किसी को दुकान बंद हो रहा है तो उसको पहला ट्रेनिंग दो, दुकान क्यों बंद हो रहा है और वो जो मॉल में जाके कितने पैसे कमा रहा है। मैं भी आपको पेपर के साथ देता हूँ। आज मैं एक मॉल में गया था तो उन्होंने बोला कि अरे, मैंने बोला तेरा तो दुकान था। वो बोले दुकान में क्या मिलता है सर, यहाँ कमीशन भी मिलता है और पगार भी मिलता है, दुकान से ज्यादा यही कमाता और मेरे लोग यहाँ आ रहे। तो ऐसा होने वाला है, कोई दुनिया में बेकारी पैदा नहीं होने वाली। आदमी कोई ऊपर से बिजनेस करेगा तो ऊपर से नहीं लेके आएगा, यही के लोगों को साथ लेके काम करना पड़ेगा।
और इनको ही सिखाना पड़ेगा। मैं अभी नागपुर के लोगों के साथ 20 साल से हूँ। मैं पश्चिम महाराष्ट्र से हूँ, पश्चिम महाराष्ट्र पुणे के हूँ, लेकिन नागपुर में आता तो पुणे के लोग बोलते तू क्या करता है नागपुर में जाके, वहां तो किसान आत्महत्या करते। मैं बोला उनको आत्महत्या रोकने के लिए मैं वहां जा रहा हूँ। उनको वही बोल के मैं यहाँ आता और यहाँ लोगों को मैंने सारा काम सिखाया है। आज नागपुर के लोग पुणे में जाके काम कर रहे हैं। तो पहला ट्रेनिंग का पार्ट करना पड़ेगा, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे कोई धंधा करना हो या कोई बिजनेस करना हो, कहीं रास्ते में चलना हो, उसका भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप अगर राइट साइड में चलेंगे तो आपका एक्सीडेंट 100% है। धन्यवाद। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई नालंगे जी। और ये जो बातें बताई, इससे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब साथियों को मिल गए होंगे। अंत में मैं आदरणीय श्वेतांक गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि ये जो अभी चर्चा हुई है और इस पे जो बिंदु निकल के आए हैं, इस पर एक संक्षेप में कंक्लूडिंग रिमार्क कृपया दें आदरणीय श्वेतांक गुप्ता जी, और फिर इसके बाद बलदेव श्वेतांक जी का धन्यवाद करें। थैंक यू अभिषेक जी। और आप सभी वक्ताओं ने अपने अपने मनोगत रखे हैं और आप लोग अपनी अपनी जगह बिल्कुल अपने अनुभव को साझा किए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बस मैं अंत में यही कहूंगा कि हमको सफलता हमारी तब होगी जब हम उनको उनके गेम में हराएंगे। और ये हम अगर योजनाबद्ध तरीके से उनको, जिस तरीके से एक फुटबॉल टीम में चेक करके एक एक खिलाड़ियों को गोल किया जाता है, तो हम लोग का जो मतलब जो फ्रेमवर्क रहेगा वो उसी हिसाब से रहेगा कि हम उनको उनके गेम में चेक करके हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं और फ्लरिश कर सकते हैं। और भगवान भी हमारा साथ इसलिए देगा क्योंकि ये ज्यादा लोगों के हित की बात है। अल्टीमेटली हम ही कस्टमर भी हैं और हम ही इकोनॉमी के प्लेयर्स भी हैं। हमें आज देखना है कि हम अपने, अगर हम सब अपने घर में अगर महीने का 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो उसमें से कितना परसेंट हम ऑर्गेनाइज सेक्टर से खरीदारी करते हैं और कितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, तो हमको समझ में आएगा कि हम जो अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर से ले रहे हैं, क्या वो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ले सकते हैं। ये सवाल आप सब लोगों के हमारी अगली मीटिंग के बीच में आप लोग इस पे विचार कीजिएगा और ईमानदारी से अपने घर के जो खर्च हैं उसमें देखिएगा कि हम ऑर्गेनाइज प्लेयर को कितना देते हैं, अनऑर्गेनाइज को प्लेयर को कितना देते हैं। तो हमारे लिए कितने बड़े एरिया हैं जिसमें हमको काम करना है, हमको अपनी कार्यशैली किस तरीके से बदलनी है। हम इतना आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम अगर उस मानसिकता के साथ जाएंगे, फेल्योर रेट हर जगह है, हम लोग को फेल्योर से चिंता नहीं करनी है, हम सही टेक्निक से हम उस रास्ते पे पहुंच सकते हैं। और हम लोग इस सिलसिले में आगे और भी मीटिंग करेंगे ताकि हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या योजना है, इस पे और क्लैरिटी आएगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ये चर्चा जारी रहनी चाहिए और ये काम आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेतांक जी। और बहुत स्पष्टता बहुत सारे साथियों को आई और हमें भी आई। और साथ ही साथ जो प्रीति जी के प्रश्न थे उनका, क्योंकि हम लोगों का जो ट्यूसडे होता है मंगलवार, वो उद्यमिता पे ही सारा फोकस होता है। वेडनेसडे को सहकारिता पर हम लोग बात करते हैं और थर्सडे को सर्विसेज पे बात करते हैं, जो सेवा क्षेत्र है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो ये तीनों दिन जो आज का विषय था, ये मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार तीनों दिन के विषयों को कवर करता है। तो आपको हम समय समय पे आमंत्रित करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, और आप इसी लिंक को यूज करके किसी भी दिन जुड़ सकते हैं, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बहुत गहराई से चिंतन और उस पर काम करने की प्रयास हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप जैसे विद्वान और अन्य विद्वान जुड़ते जा रहे हैं, तो चीजों में थोड़ा सा और स्पष्टता आती जा रही है और काम में वो और दिशा मिलती जा रही है। तो अंत में बलदेव जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए और हम कार्यक्रम का समापन करें, क्योंकि समय हो चुका है। बलदेव जी।
सभी को नमस्कार। आय का जो विषय था बहुत ही विषय था, संगठित क्षेत्र के संगठन को संगठित करना। और अपने देश में 85% लोग असंगठित हैं, 15% लोग संगठित हैं। 15% लोग जो हैं वो 50% लोगों पर हावी हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये रास्ता खुल गया है, लोग सोचने लग गए हैं, काम करने लग गए हैं। हमें पूरी आशा है तो असंगठित संगठित हो जाएगा। उसके बाद मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने अपने अपने बात रखी, और विशेषकर मैं अपने श्रीलंका गुप्ता का अनुरोध करता हूँ। उन्होंने समय दे करके हम सब लोगों को इस चैलेंज के बारे में बताया। सभी का आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ। अन्य किसी साथियों को कुछ चर्चा करनी है तो वो कर सकते हैं, और मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।